एज वी नो एंशंट हिस्ट्री की वेटेज अब बढ़ती जा रही है, सो वी नीड टू प्रिपेयर इट थॉरली। इस वीडियो में हम मौर्यन एम्पायर कवर करेंगे। हम मौर्यन एम्पायर को समझेंगे, रिकॉल पेपर सॉल्व करेंगे और पीवाईक्यूज भी देखेंगे। देखो, अभी तक हमने महाजनपदास पढ़े थे, दैट देयर वर 16 महाजनपदास। आउट ऑफ दो 16 महाजनपदास एक महाजनपदा बहुत ही पावरफुल हो जाता है, दैट इज मगधा। एंड वेयर इज मगधा? मगधा इज हेयर इन बिहार। ये हमने मैप पे लोकेट भी किया था, इफ यू रिमेम्बर, विच इज रूल्ड बाय नंदास। और इस तरह नंदा अपना रूल एस्टैब्लिश करते हैं। बट आफ्टर दिस वी सी अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, जिसकी वजह से नंदा एम्पायर वीक हो जाती है और फिर नंदा को ओवरथ्रो करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरह से मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश होता है। अब इसका मैप देखो, नंदा एम्पायर यहाँ पे थी और मौर्यन एम्पायर जब अपने पीक पे थी तो ये एक्सटेंड था। अब मौर्यन एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, बिंदुसारा एंड अशोका। एंड लास्ट रूलर वाज बृहद्रथ। नाउ, जिस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश करी, उस टाइम नंदा डायनेस्टी के रूलर धनंदा रूल कर रहे थे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने डिथ्रोन किया था, मतलब पावर से हटाया था। सेकेंडली, एक अलेक्जेंडर के जनरल थे सेल्यूकस निकेटर, इसको भी चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था। बट लेटर ही मैरिड हिज डॉटर, मतलब सेल्यूकस निकेटर की डॉटर से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी करी थी। और बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक ग्रीक एम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। हिज नेम वाज मेगास्थनीज और इन्होंने बुक लिखी थी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। देखो, ऐसी ही चीजों में यूपीएससी स्वैप करता है। स्टेटमेंट ऐसे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बट द राइट आंसर इज जैनिज्म। तो इन चीजों पर बहुत ध्यान देना। एक सुदर्शन लेख भी बनाया गया था और इन्होंने सल्ले खाना भी परफॉर्म किया था, जिसको संथारा भी कहते हैं। व्हाट इज सल्ले खाना हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। जो भी रिकॉल पेपर अच्छे से सॉल्व कर रहा है उसको ये याद होगा ना। सल्ले खाना एक वॉलेंट्री फास्टिंग अनटू डेथ है। व्हाई? टू अटेन लिबरेशन, मोक्ष ना। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर इज बिंदुसारा। इनको अमित्र गाथा भी कहते हैं, स्लेयर ऑफ एनिमीज। मतलब ये इतने पावरफुल थे जो इन्हें टाइटल मिला है। या फिर एमिट्रोकैट्स, इन्होंने एम्पायर को एक्सपैंड किया साउथवर्ड, एक्सेप्ट कलिंगा। ही सपोर्टेड अजीविका सेक्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंड ही हैड गुड रिलेशन विद एंटियोकस वन। ये एक सीरियन किंग थे जिन्होंने बिंदुसारा के कोर्ट में डेमिस्कस को भेजा था। तो अजीविका सेक्ट की आइडियोलॉजी हमने क्या पढ़ी थी? एवरीथिंग इन लाइफ इज प्री डिटरमाइंड। मतलब सब कुछ पहले से ही डिटरमाइंड होता है। हमारे एक्शंस कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। हमारे एक्शंस, हमारे एफर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता आउटकम पे। सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। ये इनकी आइडियोलॉजी है। एवरीथिंग इन लाइफ इज प्री डिटरमाइंड। ह्यूमन एक्शंस एंड एफर्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस आउटकम्स। अब ये मैप देखो, ड्यूरिंग बिंदुसारा मौर्यन एम्पायर कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था। सो एक्सेप्ट दिस पार्ट, ये तो कभी मौर्यन एम्पायर के अंडर था ही नहीं। बट ये पार्ट अशोका के टाइम पे मौर्यन एम्पायर में था और बिंदुसारा के टाइम पे नहीं था। दिस इज कलिंगा इन ओडिशा। नाउ, अशोका, इनको कई सारे टाइटल्स दिए हैं। देवनम्पिया, पियादसी, धर्मशोका, बुद्ध शाक्या, रायनाशोका। ये सारे टाइटल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने महावीरा के टाइटल्स पढ़े, गौतम बुद्धा के टाइटल्स पढ़े, वैसे ही यहाँ पे मौर्यन एम्पायर में अशोका के टाइटल्स इंपॉर्टेंट है। तो धर्मशोका मेंशन था सारनाथ इंस्क्रिप्शन में, बुद्ध शाक्या वाज मेंशन्ड इन मस्की एडिक्ट एंड रायना अशोका इन कंगनाहाली इंस्क्रिप्शन। ही पैट्रोनाइज बुद्धिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस रिलीजन को पैट्रोनाइज किया था? जैनिज्म को। बट अशोका ने बुद्धिज्म को। और बिंदुसारा ने किसको सपोर्ट किया था? अजीविका सेक्ट को। नाउ, स्प्रेड बुद्धिज्म टू साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, मेडिटेरेनियन रीजन। और अशोका के टाइम पे ही हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ, कलिंगा वॉर एंड धम्मा पॉलिसी। कलिंगा वॉर अशोका की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी नो कि बिंदुसारा जब रूल कर रहे थे, कलिंगा जो कि ओडिशा में है वाज नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, बट अशोका ट्राई टू कॉन्कर दैट एरिया। उसको कॉन्कर करने के लिए हुआ कलिंगा वॉर। अशोका ये बैटल जीत तो गए, लेकिन उन्हें ये रियलाइज हुआ कि इस बैटल को जीतने के लिए
इस बैटल में बहुत ज्यादा लोग मरे हैं और इसकी वजह से वो गिल्टी फील करते हैं और इसी वजह से उनका एक मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं पॉलिसी ऑफ धम्मा। तो कलिंगा को ऑक्यूपाई करने के लिए एक वॉर होता है। वॉर में बहुत ज्यादा लोग मरते हैं जिसकी वजह से उन्हें गिल्ट फील होता है और वो धम्मा पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। अब ये धम्मा पॉलिसी क्या है ये हम आगे देखते हैं। देखो अशोका के टाइम पे मौर्यन एम्पायर कितना वास्ट एक्सटेंड कर रहा है। अब कलिंगा भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट था। अब धम्मा पॉलिसी देखो, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस, ये हम जैनिज्म में भी पढ़ चुके हैं। रिस्पेक्ट फॉर ऑल सेक्ट्स एंड रिलीजियस टॉलरेंस, तो इसमें अब सारी पॉजिटिव जो थॉट्स है ना वो सब इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। बहुत ही मैसिव ब्लड शेड हुआ था, लोग मरे थे, तो उसके लिए अशोका ने हॉस्पिटल्स बनवाए, रोड इन वेल, humane treatment of servants, prisoners, animals, avoidance of meaningless ceremonies and sacrifices। तो ये सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए धम्मा पॉलिसी में। अब ये धम्मा पॉलिसी लोगों तक कैसे पहुंचाई गई? थ्रू इंस्क्रिप्शंस। और ये इंस्क्रिप्शन अशोका ने रॉक्स पे करवाए और पिलर्स पे करवाए ताकि लोग धम्मा पॉलिसी को पढ़ पाए, उसको फॉलो कर पाए, इसलिए जगह जगह पिलर्स बनवाए गए। ही ऑल्सो सेंट मिशनरी एक्टिविटीज श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, और धम्मा मंत्रास अपॉइंट किए गए जो कि स्पेशल ऑफिसर्स थे टू स्प्रेड धम्मा प्रिंसिपल्स। अब रिकॉल पेपर खोल लो, जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है रिकॉल पेपर्स, फर्स्ट डाउनलोड देम फ्रॉम अ टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इम्पोर्टेंट मौर्यन रूलर्स, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा रिलीजन फॉलो किया था? जैनिज्म। I defeated Seleucus Nicator, who later formed Seleucid Empire. He also sent Megasthenes to my court, who wrote Indica book। यह आपको सब फिल करना है रिकॉल पेपर में। डू यू रिमेम्बर दिस लेक? ये कौन सा लेक था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था? सुदर्शन लेक। ये एक शाखा एम्पायर के रूलर ने रिपेयर करवाया था बाद में। कमेंट करके बताओ ये कौन था? आई एम डेमेस्कस, सेंट टू Bindusara's court। Hey, I am also an important ruler of Mauryan Empire. How can you forget me? I am slayer of enemies। कौन था ये? This is Bindusara। I believe everything in life is predetermined, so my support goes to आजीविका सेक्ट। उन्होंने 12 बार केव्स भी डोनेट करी थी मॉन्क्स को। लास्ट रूलर कौन था? बृहद्र था, अशोका द ग्रेट। इनके बारे में कौन से एडिक्ट में हम पढ़ते हैं? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी एट पाटलिपुत्र। इन्होंने कौन सा रिलीजन पैट्रोनाइज किया था? He patronized Buddhism। Why Kalinga War was important in Ashoka's life? Because then he felt guilty and adopted Dhamma policy। ये धम्मा पॉलिसी क्या थी ये लिखो। अशोकन एडिक्ट्स को किसने डिसाइफर किया था? नाउ अशोकन एडिक्ट्स वर डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम याद रखना। जैसे कि किंग्स अनाउंस करते हैं अपने स्टेटमेंट्स तो वो रॉक्स पे इनग्रेव करवाते थे, पिलर्स पे, केव्स वॉल पे। This was their way of administrative communication। In most of India, they used Brahmi script, Prakrit language, but Northwest region में क्रोष्टी स्क्रिप्ट यूज करते थे। और इससे आपको याद आना चाहिए पर्शियन एम्पायर, क्योंकि पर्शियन एम्पायर ने ही इंट्रोड्यूस करी थी क्रोष्टी स्क्रिप्ट। तो क्रोष्टी स्क्रिप्ट इन प्राकृत लैंग्वेज। और अफगानिस्तान में ग्रीक्स थे, यहाँ पे ग्रीक या फिर एरेमिक स्क्रिप्ट थी, इन ग्रीक या फिर एरेमिक लैंग्वेज। देखो जिस रीजन का भी पर्सन है वो उसी रीजन की भाषा में समझ पाएगा, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट रीजन में डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज यूज हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडिक्ट। अच्छा, व्हाट इज एन एडिक्ट? एडिक्ट मींस अ फॉर्मल कमांड इशूड बाय अ रूलर। तो ये एडिक्ट्स को हम कैटेगराइज करते हैं पहले तो मीडियम, कि किस चीज पे वो एडिक्ट्स इंस्क्राइब की गई थी, जैसे कि रॉक्स पे, पिलर्स पे या केव्स पे, केव्स वॉल। अब वो दो टाइप की थी अकॉर्डिंग टू देयर साइज, मेजर और माइनर, और उनका पर्पस क्या था नाउ। तो पहले रॉक वाली की बात करते हैं। इसमें भी मेजर और माइनर दोनों। डील्स विद स्टेट पॉलिसी, धम्मा प्रिंसिपल, वेलफेयर मेजर, रिलीजियस टॉलरेंस। देखो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से है, लेकिन माइनर रॉक एडिक्ट्स ये स्मॉल इंस्क्रिप्शंस हैं विच हैज मोर पर्सनल टोन। पर्सनली आप धम्मा कैसे प्रैक्टिस करोगे ये उसके लिए है। एग्जाम्पल यहाँ इंपॉर्टेंट है। रॉक एडिक्ट 13 मेंशंस अबाउट कलिंगा वॉर एंड अशोका's रिमर्स। इसके इंपॉर्टेंट लोकेशन है कालसी, गिरनार, धौली, जूनागढ़, शाहबाजगढ़ी,
तो पहली बार जो अशोका का नाम दिया गया है वो मस्की इंस्क्रिप्शन में है। इसके इंपॉर्टेंट लोकेशन है मस्की, ब्रह्मगिरी, नेतुर। आप पिलर एडिक्स देखते हैं। Major pillar edicts, more systematic, administrative, and minor pillar edicts, religious, personal in nature. मेजर पिलर एडिक्ट्स में ड्यूटीज दे रखी हैं धम्मा मंत्रास की, जो कि ऑफिशियल्स थे हु वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द धम्मा पॉलिसी। गवर्नेंस के बारे में दे रखा है, लोगों के ह्यूमन ट्रीटमेंट के बारे में दे रखा है। यहाँ पे रुमिंडी एडिक्ट इंपॉर्टेंट है ना। मेजर पिलर एडिक्ट के लोकेशंस है दिल्ली, मेरठ, लौरिया, नंदागढ़। अब आते हैं केव एडिक्ट्स। देखो ये केव्स की वॉल है, इसके एग्जाम्पल है बाराबार हिल्स। अब मौर्यन एम्पायर के फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर, अमात्यास वर सिविल सर्वेंट, महामंत्रास ये हम देख चुके हैं, दे वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द धम्मा पॉलिसी। और मंत्री परिषद, दिस वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज एन एडवाइजरी बॉडी। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मौर्यन किंग के अंडर होता था एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री और जुडिशरी, और एक काउंसिल जो उनको असिस्ट करती थी। धम्मा मंत्रास टू स्प्रेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा, और अमात्यास वर्किंग एज सिविल सर्वेंट्स। अब 4 प्रोविंसेस थे, उत्तरापट, तक्षशिला, अवंतीपट, अवंती, दक्षिण पंथ, सुवर्णनगरी एंड प्रचयापथ, तोसाली। अब ये देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि चक्रा क्या था, आहार क्या था। आहार मींस डिस्ट्रिक्ट, संग्रह मींस ग्रुप ऑफ विलेजेस, एंड ग्राम इज द विलेज। सेंटर पे था किंग, provinces was ruled by Rashtrapala. They were governors appointed by the king from the royal families. ये terms important है, एग्जाम में आती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे प्रदेशिका, राजुकास देख रहे थे लैंड रेवेन्यू, एंड दे वर असिस्टेड बाय युक्तास। संग्रह बाय गोपा एंड ग्राम बाय ग्रामिकास। अब सप्तांगा थ्योरी, ये थ्योरी कौटिल्य ने इंट्रोड्यूस करी थी इन हिज वर्क अर्थशास्त्र। सप्तांगा मीन्स देर आर 7 की पिलर्स ऑफ गवर्नेंस, और वो 7 पिलर्स क्या है, स्वामी दैट इज किंग, अमात्य ministers, this is civil servants, janpata means territory and population, durga means fort, oshka means treasury, danda means army, and mitra means alliance. So these 7 incorporate saptanga theory, means governance और administration के लिए ये 7 pillars बहुत important हैं। तो मौर्यन एम्पायर की आर्मी कैसी थी, ह्यूज, वेल ऑर्गेनाइज्ड। देवर 4 मेन कंपोनेंट्स। चतुरंग बला, ये चतुरंग बला क्या है, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स। जुडिशरी, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दोनों थे। चीफ जस्टिस मीन्स धर्माधिकारी हु प्रिसाइडेड ओवर सुप्रीम कोर्ट एट पाटलिपुत्र। Now, revenue and taxation. Land revenue was the main source of income. तो मोस्टली इनकम लैंड रेवेन्यू से आती थी, जो कि डायरेक्टली कलेक्ट की जाती थी फ्रॉम द कल्टिवेटर्स। और बाली क्या था, एक लैंड टैक्स, ये एग्जाम में आ चुका है, विच रेंजेस फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ये कुछ एडिशनल टैक्स हैं, जैसे कि पिंडाकार, भागा, हिरण्य, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, तो ये सब टैक्सेस हैं। रेवेन्यू रिलेटेड ऑफिशियल्स, राजूकाज ये हम पढ़ चुके हैं, समहत्रा रेवेन्यू कलेक्टर, प्रदेशिका चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, युक्तास ये असिस्ट करते थे, तो दिस इज सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर, सिन्निधता ट्रेजरर। ना सेंसस सिस्टम वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। तो सेंसस जब होता था तो क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे उसमें, पॉपुलेशन, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, एंड डोमेस्टिक एनिमल्स ओन्ड बाय ईच हाउस होल्ड। ना एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, जैसे कि हमने पढ़ा कि प्राइमरी सोर्स इनकम का लैंड रेवेन्यू था, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज सीतादक्ष एंड सुप्रिटेंडेंट ऑफ इरिगेशन वॉज सीतारमा। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक बनवाया था बिहार में। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी, टेक्सटाइल, माइनिंग, मेटलर्जी, शिप बिल्डिंग, वीविंग। सिटीज कैसी थी, वेल ऑर्गेनाइज थी। नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रोड एंड रूट्स। इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर कौन से थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ताम्रलिप्ति। श्रेणी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और इस पे एक क्वेश्चन भी आ चुका है। ट्रेड किसके साथ थी, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। बैक टू रिकॉल पेपर्स। तो अशोकन एडिक्ट्स कौन सी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में थे, मोस्टली इंडिया में ब्रह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज। नॉर्थ वेस्ट गंधारा रीजन में कौन सी थी, क्रोष्टी स्क्रिप्ट, और इससे हमें पर्शियन एम्पायर याद आता है। लैंग्वेज प्राकृत। अफगानिस्तान, यहाँ पे ग्रीक या अरेमिक स्क्रिप्ट। नाउ
मेजर रॉक एडिक्स एंड माइनर रॉक एडिक्स, एग्जाम्पल्स लिखो, लोकेशंस लिखो, एंड सेम एज पिलर एडिक्स। मौर्यन एम्पायर कैसी थी? मोनार्की और रिपब्लिक, दिस इज मोनार्की। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, दिस इज सेंट्रलाइज्ड। 4 प्रोविंसेस कौन से थे? ये सब फिल करो। सप्तांगा थ्योरी क्या थी? 7 पिलर्स कौन से थे? दिस इज आर्मी, ये लिखो। हमने पढ़ा कि मेजर इनकम लैंड रेवेन्यू से आती थी बाय कलेक्टिंग टैक्सेस, बाली। 2 और टैक्सेस के नाम पढ़े थे हमने। नाउ लेबल गिवन इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये सब फिल करो। सेंसस में कौन सी डिटेल लेते थे? पॉपुलेशन, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, एंड कितने डोमेस्टिक एनिमल हाउस होल्ड ओन करता है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? पाटलिपुत्र में। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी? ना। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, देखो ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यही पढ़ लो, बाद में मेंस के लिए अलग से प्रिपेयर करने की नीड नहीं पड़ेगी। मौर्यन एम्पायर में हम ये 5 चीजों के बारे में पढ़ेंगे: पिलर्स, स्तूपास, केव्स, पैलेसेस एंड स्कल्पचर्स। फर्स्ट इज द अशोकन पिलर। देखो अशोका ये पिलर्स बनवाते थे, ये पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस होती थी टू स्प्रेड द धम्मा पॉलिसी। तो पिलर्स जो होते थे वो मोनोलिथिक होते थे, मतलब एक सिंगल स्टोन से बने हुए, एंड दीज वर पॉलिश्ड। और ये मौर्यन पॉलिश बहुत फेमस थी। इस पिलर के ऊपर कोई ना कोई एनिमल होता था, लायन, बुल, एलिफेंट, हॉर्स, जैसे कि लायन कैपिटल एट सारनाथ, ये इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है। इस पिलर का पर्पस क्या था? इट इज अ सिंबल टू कोमैमोरेट विक्ट्री। कोई भी बैटल वो लोग जीतते थे, कुछ भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड इशू करना होता था, तो ये जो पिलर्स होते थे इनको बनवाया जाता था और इन पे इंस्क्रिप्शंस होती थी। देखो मौर्य से पहले आर्कमेनिड एम्पायर था जो कि गंधारा रीजन में रूल कर रहा था। तो मौर्यन आर्ट में हम पर्शियन आर्ट का भी इन्फ्लुएंस देखते हैं। आर्केमेनियन पिलर और मौर्यन पिलर में क्या डिफरेंस था? आर्केमेनियन पिलर मल्टीपल पीसेस से बने हुए थे और मौर्यन पिलर्स मोनोलिथिक थे, मतलब सिंगल स्टोन से। यहाँ पे बहुत सारे स्टोन को जोड़ के पिलर बनाते थे और मौर्यन पिलर एक सिंगल स्टोन से बना होता था। यहाँ पर शाफ्ट फ्लूटेड है, यहाँ पे स्मूथ और मिरर लाइक पॉलिश है। आर्किमिनियन पिलर्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसका कुछ पार्ट है। बट मॉडर्न पिलर ऐसा नहीं है, वो फ्री स्टैंडिंग है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस एक पिलर खड़ा है। अच्छा, आर्किमिनियन पिलर का पर्पस था रॉयल डेकोरेशन, पैलेस आर्किटेक्चर, जबकि मॉडर्न पिलर्स का हम पढ़ चुके हैं, दिस इज फॉर धम्मा प्रोपगेशन। आर्किमिनियन पिलर पे डबल हेडेड एनिमल्स होते थे और मॉडर्न पिलर पे सिंगल एनिमल फिगर। आर्किमिनियन पिलर पे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस नहीं होती थी, तो और मॉडर्न पिलर्स का तो पर्पस यही था कि उन्हें धम्मा पॉलिसी स्प्रेड करनी थी, इसलिए उस पर बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस होती हैं। स्तूपास, इसमें फेमस एग्जाम्पल है सांची स्तूपा। देखो स्तूपा के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। छत्र, ये जो ऊपर बना है ऐसे ऐसे जो बना है ये, दिस इज छत्र। जो गेट बना है, दिस इज टोराना, दिस इज गेटवे। दिस इज हर्बिका, दिस इज अंडा, ये जो गोल ऐसे दिख रहा है, दिस इज अंडा डोम। ये वॉकिंग पाथवे जो है, दिस इज प्रदक्षिणा पाथ। और ये जो प्लेटफॉर्म है नीचे, दिस इज मेधी। मेंस में ये आप ड्रॉ भी कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा ही मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन स्तूपा से रिलेटेड है। केव्स, यहाँ पे रॉक कट केव्स थी, एग्जाम्पल 12 केव्स, नागार्जुनी केव्स। एंटायर केव वॉज कट आउट ऑफ सिंगल रॉक, मतलब एक रॉक में से पूरी एंटायर केव्स को कट करके एक मोनोलिथिक एक्सकवेशन था। तो हमने पिलर्स भी मोनोलिथिक देखे और केव्स भी। ब्रिक का कोई यूज नहीं था और यहाँ पे इको इफेक्ट भी नहीं था, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एडवांस इंजीनियरिंग और प्लानिंग देखने को मिलती है। इनर वॉल ग्लॉसी और शाइनी थी, दिस इज बिकॉज ऑफ फेमस मॉडर्न पॉलिश। पैलेसेस एंड अर्बन आर्किटेक्चर बिल्ट मेनली ऑफ वुड, यहाँ पे वुड यूज होती थी। सिटीज वेल प्लान्ड थी और यहाँ पे भी ग्रिड लेआउट देखने को मिलेगा। ऐसा ही ग्रिड लेआउट हमने कहाँ देखा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाटलिपुत्र। नाउ स्कल्पचर्स, दे वर कार्व्ड आउट ऑफ हाई क्वालिटी स्टोन, और इसमें इंडिजीनियस और पर्शियन इन्फ्लुएंस दोनों का ब्लेंड था। ये एग्जाम्पल है यक्षा याक्षी फिगर, एलिफेंट रॉक कट स्कल्पचर एट धौली, ओडिशा। नाउ मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र। दिस वॉज रिटन बाय कौटिल्य।
चाणक्य या विष्णुगुप्ता भी कहते थे इनको। रिटन इन संस्कृत। अब अर्थशास्त्र में 15 बुक्स हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी बुक किस टॉपिक पे है, पर ये पता होना चाहिए कि इन 15 बुक्स में क्रिमिनल लॉ भी एक टॉपिक है या फिर फॉरेन पॉलिसी भी एक टॉपिक है। डिसाइपल्स ऑफ बुक, किंग का डेली रूटीन, रोल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स, ये सब दे रखा है। बुक 2 में इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। बुक 3 लॉ एंड जस्टिस, सिविल लॉ के बारे में है। और क्रिमिनल लॉ के बारे में बुक 4 है। बुक 5 में सैलरीज है। बुक 6 में थ्योरी ऑफ स्टेट, सप्तांगा थ्योरी है। तो अर्थशास्त्र में सप्तांगा थ्योरी है बुक 6 में। बुक 7 में फॉरेन पॉलिसी है, मंडला थ्योरी, दिस इज रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी। बुक 8 टॉक्स अबाउट कैलामिटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट। बुक 9 प्रिपरेशन ऑफ वॉर। बुक 11 डीलिंग विद ओलिगार्कीज। बुक 12 कॉन्क्वेस्ट ऑफ एनिमी टेरिटरी। बुक 13 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्कर्ड टेरिटरीज। बुक 14 में सीक्रेट प्रैक्टिसेस हैं, एस्पियोनेज, इसके बारे में भी एग्जाम में आ चुका है। बुक 15 मेथडोलॉजी ऑफ ट्रीटीज ना। इंडिका ये हम देख चुके हैं, दिस वाज रिटन बाय मेगास्थनीज और ये ग्रीक एम्बेसडर थे जिसको सेलिकस निकेटर ने भेजा था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। इंडिका टॉक्स अबाउट सोसाइटी। इंडिका सेज कि देयर वाज नो स्लेवरी सिस्टम एंड ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है। मुद्रा राक्षसा, ये एक संस्कृत पॉलिटिकल ड्रामा है रिटन बाय विशाखा दत्ता। दिस टॉक्स अबाउट हाउ चाणक्य हेल्प चंद्रगुप्ता इन ओवरथ्रोइंग नंदास। दीपवंसा एंड महावंसा, ये भी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। दीज आर बुद्धिस्ट क्रोनिकल्स रिटन इन पाली लैंग्वेज। परिशिष्टि पर्वन, ये एक जैन टेक्स्ट है रिटन बाय हेमचंद्रा इन संस्कृत लैंग्वेज। मौर्यन इंस्क्रिप्शंस को किसने डिसाइफर किया था? बाय जेम्स प्रिंसेप। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस, सौगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 12 बार केव इंस्क्रिप्शंस डेडिकेटेड टू अजीविका सेक्ट बाय अशोका, महस्था इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बांग्लादेश एंड दिस वाज रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के क्या कॉजेस थे? क्यों मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुई? क्योंकि अशोका की डेथ के बाद जो रूलर्स थे वो वीक थे, सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा था, ये हम देख चुके हैं। क्योंकि देयर वाज हेवी टैक्सेशन, वो 4 टैक्स कौन से थे इसका नाम याद होने चाहिए अभी तक। सो देयर वाज इकोनॉमिक वीकनेस ड्यू टू हेवी टैक्सेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ अशोकास धम्मा पॉलिसी। क्योंकि अशोका ने धम्मा पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी तो मिलिट्री एग्रेशन कम हो गया था और इसकी वजह से मिलिट्री की इफेक्टिवनेस कम हो गई थी और एक्सटर्नल थ्रेट्स बढ़ गया था। अशोका के बाद रीजनल रूलर्स पावर में आने लगे थे, जो लोकल गवर्नर्स थे, लोकल रूलर्स थे, दे बिकेम इंडिपेंडेंट, जैसे कि शुंगास एंड सतवाहनास। फॉरेन इन्वेजन्स भी थे बाय इंडो ग्रीक बैक्ट्रियंस एंड द लास्ट रूलर वी हैव रेड इज बृहद्रथा। ही वाज assassinated by पुष्यमित्र शुंगा who then founded the शुंगा डायनेस्टी। अब रिकॉल पेपर खोल लो, यहाँ पे हमने आर्किमिडीड और मौर्यन एम्पायर के डिफरेंसेस को पढ़ा था। इसमें मल्टीपल स्टोन यूज हुए थे, यहाँ पे मोनोलिथिक पिलर्स थे, ये फ्लूटेड स्टाफ था, यहाँ पे मॉडर्न पॉलिश थे, दे वर स्मूथ शाइनी एंड ग्लॉसी, दे वर अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड दे वर सिंगल स्टैंडिंग मोनोलिथिक पिलर्स। इनका पर्पस था रॉयल डेकोरेशन और मॉडर्न पिलर्स का पर्पस था धम्मा पॉलिसी को स्प्रेड करना। कैपिटल वॉज 2 फेस्ड एनिमल, यहाँ पे सिंगल एनिमल था। यहाँ इंस्क्रिप्शन नहीं होती थी, यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस होती थी। श्रेणी क्या है? वी हैव रेड अबाउट दिस। स्तूपास के पार्ट्स लेबल करो। दिस इज टोराना, छत्र, अंडा। राइट 3 फीचर्स ऑफ केव्स ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। केव के फीचर्स लिखो। मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर था। एग्जाम्पल्स लिख सकते हो 12 बार केव्स जो कि अशोका ने आजीविका सेक्ट को डोनेट कर दी थी। मॉडर्न लिटरेचर, ये बुक्स के टॉपिक्स के नाम लिखो। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। इनको चाणक्य और विष्णुगुप्ता भी कहते थे। रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। दीपवंसा एंड महावंसा, व्हाई डिड मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड? ये रीजंस लिखो। दिस वाज मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका। अब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं। विद रेफरेंस टू द गिल्ड और श्रेणी ऑफ एंशिएंट इंडिया that played a very important role in country's economy, which of the following statement is or are correct? ये 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखो,
Every guild was registered with central authority of the state and the king was the chief administrative authority of them. श्रेणी क्या पढ़ी थी हमने? ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, सारे मर्चेंट्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और इस तरह से वो अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस, ट्रेड एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। ठीक है, यही पढ़ा था। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है और इसके हेड किंग थे। किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, द वेजेस, रूल ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड्स, प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड। इसमें कह रहे कि जितनी भी ये चीजें हैं ये सब गिल्ड खुद से ही डिसाइड करता था। मतलब वो ग्रुप खुद से ही अथॉरिटेटिव फिगर था और खुद से ही डिसीजंस लेता था कि क्या वेजेस होंगी, क्या स्टैंडर्ड होंगे, प्राइसेस क्या होंगे, वर्क के रूल्स क्या होंगे। थर्ड स्टेटमेंट देखो, द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर। मतलब गिल्ड के पास जुडिशियल पावर भी थी अपने मेंबर्स के लिए। अब देखो एक बात समझो, श्रेणी के बारे में कभी भी तुम किसी भी नोट्स में इतना डीपली नहीं पढ़ोगे, ठीक है, बट अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो और तुम में एनालिटिकल एबिलिटीज डेवलप हो गई हैं तो तुम ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करके आओगे और तुम्हारी बेसिक्स क्लियर है तो तुम ये समझ पाओगे कि पहला स्टेटमेंट सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट डिसेंट्रलाइजेशन। तो मतलब ये दोनों और ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। या तो पहला वाला सही है या दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि अगर किंग हेड है, किंग चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, तो ये सारे डिसीजंस किंग ही लेगा, गिल्ड नहीं लेगी। और जुडिशियल पावर भी किंग के हाथों में होती। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो गिल्ड खुद से डिसीजन लेगा, खुद ही जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करेगा। और श्रेणी की अगर डेफिनेशन, अगर मीनिंग तुम्हें याद है तो ये ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स है। मतलब कुछ मर्चेंट्स ने मिलके ग्रुप बनाया है, तो अगर 5 लोग मिलके ग्रुप बना रहे हैं तो वो म्यूचुअली डिसीजंस लेंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है। किंग वहां पे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं थी, वो गिल्ड खुद से डिसीजन लेता था, खुद ही जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करता था। तो अगर 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग, अब तुम ऑप्शंस पढ़ लो। 1 एंड 2 आर करेक्ट, 1 और 2 तो हो ही नहीं सकते साथ में। 3 ओनली, चलो ये मान सकते हैं हम शायद ये हो। 3 ओनली, 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, डी 1 2 एंड 3 ओनली। 1 2 एंड 3 नहीं आ सकता, 1 एंड 2 नहीं आ सकता। और अगर वहां पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम था तो वेजेस, रूल, स्टैंडर्ड वो सब मिलके डिसाइड कर रहे हैं। ये बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, तो 2 एंड 3 आर करेक्ट। सो हैव यू नोटिस कि श्रेणी के बारे में हमने इतना डीपली पढ़ा भी नहीं, बट स्टिल हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। दिस इज व्हाट एग्जामिनर एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सीरियस कैंडिडेट। नाउ according to Kautilya's Arthashastra, which of the following are correct? A person could be slave as a result of judicial punishment. If female slave bore master a son, she was legally free. If a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to legal status of the master's son. अब अर्थशास्त्र इतना डीपली कौन पढ़ता है? तो ऑब्वियसली एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये क्वेश्चन हम छोड़ के आएंगे। We will not attempt this question now. Who among the following rulers advised his subjects through this inscription? ये inscription कौन से ruler की हो सकती है? Whosoever praises his religious sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect, the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. अब देखो ये क्वेश्चन भी ना थोड़ा गेस वर्क के ऊपर है, लेकिन प्रीवियस ईयर में हमने पैटर्न देखा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर होता है इन 4 ऑप्शंस में वही आंसर होता है। इसका आंसर अशोका था। बहुत सारे एस्पिरेंट ने इसी तरह ये आंसर सॉल्व किया था एग्जाम हॉल में। नाउ हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका? ये हम पढ़ चुके हैं, इट वाज बाय जेम्स प्रिंसेप। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये अशोका की रॉक एडिक्ट्स की साइट्स हैं और इनके स्टेट है। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कमेंट में बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। In which of the following relief sculpture inscription is Raina Ashoka, King Ashoka mentioned along with the stone portrait of Ashoka? Here answer is Kangnahali inscription. Mauryan Empire हमने कंप्लीट कर लिया है। We will continue with post Mauryan Empire in our next video. इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद 2 बार रिकॉल पेपर सॉल्व कर लेना और पिछले वीडियोस के भी रिकॉल पेपर एक बार फिर से सॉल्व करना। बार बार नोट्स को रीड करने से एग्जाम हॉल में याद नहीं आता है।
बेटर रिटेन कर पाओ, इसलिए रिकॉल पेपर बार बार सॉल्व करो, एंड इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स।